चलो फिर आज आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही डरा दिया जाए। तो जे उसने अपनी इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट की है जहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और लिखते हैं यहाँ पे कि आई एम अ विन, आई एम गोना विन। ये जो जे उसो की भाषा है, मतलब ये रैप स्टाइल में बोलते हैं थोड़ा, कि मैं एलिमिनेशन चेम्बर जीतने वाला हूँ। और अब एलिमिनेशन चेम्बर में वैसे तो जैसे कल रीड की वो जो हो गई थी इंजरी, उस वजह से जे उसो को मौका मिला, लेकिन अब जे उसो मैच में उतर गए हैं तो कॉन्फिडेंस कुछ नेक्स्ट लेवल का है जे उसो का। लेकिन अगर आप रिएक्शन देखोगे क्राउड का, या फिर आप सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं उनका, स्पेशली यूट्यूब पे, भाई इस पे 6,000 7,000 ऑलमोस्ट लाइक्स होने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा डिसलाइक्स हैं। तो यूट्यूब पर तो अगर आप देखोगे तो इतिहास पुराना रहा है जे उसो के डिसलाइक्स पढ़ने का, और वो चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है। आई थिंक ये वाला डिसलाइक आना नहीं था, ये वाला हेट आना नहीं था जे उसो के पास। ये तो उड़ता तीर बस आ गया उनके ऊपर, क्योंकि इस मैच के जो विनर है वैसे वो ब्रॉन्सन रीड होने वाले थे। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि उस मैच में एल ग्रांडे अमेरिकानो यानी चैट गेबल भी थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर भी जे उसो को ज़्यादा प्रेफर किया चैट गेबल के ऊपर, जबकि ये पता है कि ये जो स्पॉट है वो बस फिल करने के लिए है। तो चैट गेबल भी कुछ स्पॉट्स दे सकते थे, लेकिन फिर शायद ये बात है कि जे उसो के ऊपर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना इन्वेस्ट किया है या फिर वेस्ट किया है उनका सिंगल्स रन, तो फिर उनको दिखाना भी तो है कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। लेकिन एट दिस पॉइंट सारे लोगों ने मान लिया है कि जो भी जे उसो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट रही वो डब्ल्यूडब्ल्यू को उतना रिवॉर्ड नहीं देके गई है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजे स्टाइल्स से, जो कल मंडे नाइट रॉ में ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। तो रिटायरमेंट के बाद की कुछ चीज़ें हैं उनकी। पहले तो रॉ रिकैप वाले शो में आके एजे स्टाइल्स ने क्या बोला, भाई मैं तो शॉक हो गया। एजे स्टाइल्स कहते हैं रेसलमेनिया, लिसन आई एम सॉरी टू से, तुम हुआ करते थे मोस्ट प्रेस्टिजियस पीएलई या फिर पीपीवी, लेकिन अब के टाइम में इट्स काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स लस्टर अ लिटिल बिट, ऐसे करके वो बोलते हैं कि मतलब अब रेसलमेनिया में वो बात नहीं रही जो कि पहले रही है। अब पहले तो एजे स्टाइल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, वही थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि भाई आप ऐसे अपने सबसे बड़े शो को ऐसा नीचा करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि रहने तो रेसलमेनिया ही बड़ा शो रहने वाला है। अब ऑब्वियसली वो उनका ओपिनियन है जिसकी हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली अगर ये फिनोमिनल वन की तरफ से आ रहा है। लेकिन फनी बात ये है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के शो से ही आ रहा है, तो पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू में मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हम तो कई बार सुनते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, आप ये नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। और ये तो बहुत जायज़ सी बात है कि आप क्यों बात करोगे कि रेसलमेनिया में अब वो बात नहीं रही जो कि पहले वाली बात थी, और वो भी किस मौके पे एजे स्टाइल्स ने बोली है, जब सही में फैंस को लग रहा है कि हाँ रेसलमेनिया में वो बात तो रही नहीं है जो कि पहले रहा करती थी। मुझे अभी याद है एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ बीच में, जब रेसलमेनिया 2 नाइट्स की थी और उसके बाद समर स्लैम भी 2 नाइट्स का हुआ, मेरे को समर स्लैम ऐसी फील दे रहा था कि भाई ये तो रेसलमेनिया जैसा ही होगा। लेकिन अब आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो रॉयल रंबल भी चला गया, बस आके चला गया ऐसे लगा। तो वही बात है कि फिर लोग एजे स्टाइल्स के जो ओपिनियन है उससे अग्री भी कर रहे हैं। बाकी रिटायरमेंट के बाद की भी कुछ उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ये फिन बैलर ने खुद से पोस्ट करी है, मतलब अपने फ़ोन से उन्होंने क्लिक किया। और भाई मैं नाकामोरा को वीडियो में देख रहा था, जो एक्सक्लूसिव वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करी है पोस्ट रॉ के बाद, ये ट्रिब्यूट सेलिब्रेशन, और वहाँ पे नाकामोरा के हाथ में तो एक लिटरली पूरा कैमरा है जिससे वो फोटोज़ को क्लिक कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा ये बीच में ये फोटोग्राफर कौन है, लेकिन फिर देखा भाई ये तो नाकामूरा है। तो आई थिंक नाकामूरा को फ़ोटोज़ वगैरह का भी थोड़ा शौक है, मे बी वो अपनी खुद की कोई मेमोरी यहाँ से बनाना चाह रहे हो। लेकिन आप नाकामूरा को वहाँ पे देखो भाई कि बंदे के हाथ में जो लिटरली एक कैमरा है। और वैसे ये रॉ के बाद भी इन्होंने अपना जो सेलिब्रेशन है उसको कंटिन्यू रखा था, जहाँ पे सुपरस्टार्स के साथ हक करते हैं, हर किसी से मिलते हैं एजे स्टाइल्स। तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑफिशियली प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं एजे स्टाइल्स, और अब वो हॉल ऑफ फेम में आने वाले हैं। अब हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि जॉन सीना वो पर्सन हो जो कि एजे स्टाइल्स को इंडक्ट करे इस साल की हॉल ऑफ फेम में। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये चाहती है कि ऐसा हो। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है और जॉन सीना हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, यहाँ पे तो एक मैच भी उनको नहीं, मतलब अब तो जॉन सीना भी रिटायर हो चुके हैं, भाई मेरे दिमाग से निकल गया था कि जॉन सीना भी रिटायर हो गया है। तो जॉन सीना भी रिटायर हो ही गए हैं, तो एक नाइट के लिए आने के लिए आई थिंक उनको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे लोग यहाँ पर ना ये भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रिक कर दिया एजे स्टाइल्स को उनको सरप्राइज हॉल ऑफ फेम वाली अनाउंसमेंट बता के, क्योंकि वरना शायद उनका प्लान होता दूसरी कंपनी में जाने का, लेकिन अब ये हॉल ऑफ फेम वाली चीज़ शायद थोड़ा सा रोक के रख सकती है एजे स्टाइल्स को, जिसको लोग कह रहे हैं कि बहुत ही गंदा ये डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रमोशनल एक टैक्टिक था एजे स्टाइल्स को दूसरी कंपनी में ना जाने देने का। और ये वो मोमेंट होता है जब आपको आपके दिमाग जो है वो थोड़ा अपना शार्प रखना पड़ता है, क्योंकि ये बातें सिर्फ ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में बनाने के लिए। आपको भाई नफरत करनी है, आपको हेट करनी है, मतलब न क्या नफरत हेट वर्ड होने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन को करो भर भर के। लेकिन हाँ ऐसी बातें अगर आप ना ही करो तो वो बेटर रहेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू 2K26 की इस साल की जो कोडी रोड्स की रेटिंग है
वो सामने आई है। अब आप बोलोगे अचानक से रेटिंग के बारे में क्यों बात हो रही है, तो भाई WWE का ये जो गेम है इसमें ये बहुत मैटर करता है कि किसकी रेटिंग कितनी है। जैसे अगर रोमन की कोडी से ज़्यादा हो जाए या कोडी की रोमन से ज़्यादा हो जाए तो लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसकी इतनी रेटिंग कैसे हो गई। तो लास्ट ईयर से कोडी रोड्स की इस साल की जो रेटिंग है वो एक डाउन आ चुकी है। तो 96 थी 2K25 में, और 2K26 में ये है 95। तो ये कम हो गई है कोडी रोड्स की रेटिंग, जो कि मतलब बहुत कुछ बताता तो नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बस वही है कि हाँ, पहले से उनकी रेटिंग कम हो गई है, जिसका मतलब कि शायद WWE के गेम बनाने वालों की नज़रों में या फिर WWE की नज़रों में भी अब जो पिछले साल से स्टॉक था कोडी रोड्स का वो भी थोड़ा सा नीचे घटा। आप इस वे में इसको देख सकते हो, मतलब लिटरली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐसे मतलब निकाल सकते हो आप। ट्विटर पे किसी एक फ़ैन ने देखो ये वाला ग्राफिक बनाया और यहाँ पे विजन के बारे में बात हो रही है। अप्रैल से अक्टूबर तक कैसा था, उसके बाद नवंबर से जनवरी तक कैसा था, फिर उसके बाद लोग कम होते गए, फिर फरवरी 1 से 23 तक, और अब जो विजन के हालात हैं वहाँ पे बच गए हैं सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल। तो भाई विजन तो भाई डिजास्टर एक फैक्शन रही है WWE में। मेरे को वो टाइम याद है भाई जब सेथ रॉलिंस, मतलब रेसलमेनिया के पिछले साल की बात है, जब मैं एक्साइटेड था बहुत देखने के लिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा भाई, पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस साथ में आ जाएंगे, कितनी अलग इनकी फ्रेंडशिप होगी। पॉल हेमन को हमने जो है स्पेशल काउंसिल देखा, हमने उनको एडवोकेट देखा है, लेकिन अब यहाँ इस मिक्स में कैसे पॉल हेमन होंगे। लेकिन यहाँ से पता चल गया भाई कि किसी चीज़ की अगर हाइप होती है स्पेशली अब के टाइम में WWE में, तो ये मत समझना कि वो चीज़ डिलीवर करने ही करने वाली है। एक टाइम पे होता था कि हाँ चीज़ कंफर्म ही रहती थी कि ये तो होगा ही होगा, हाँ मतलब ये चीज़ तो होने ही वाली है। लेकिन अब के टाइम में वो चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कल की मंडे नाइट रॉ में क्या आपने देखा, कहीं पे भी मास्क मैन था। तो इतने वॉर गेम्स में उन्होंने उनकी वो हाइप बनाई, फिर उसके बाद वो बंदा फिर ऑस्टिन थ्योरी निकला, फिर उसके बाद एक और मास्कमैन लेके आए। इतना घसीट 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 के भाई ये हमें नींद ही दिला देते हैं। उसके बाद फिर किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखो मैं तो कह रहा हूँ इस बार किसी ने बात भी नहीं करी मंडे नाइट रॉ में कि वो जो मास्क मैन है उसकी स्टोरी क्यों प्रोग्रेस नहीं हुई। तो देखो ये हालात हैं WWE के आजकल की अपनी स्टोरी लाइन के। अभी कल परसों वाली वीडियो में मैं बात कर रहा था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इसको डिफेंड करेंगे कोडी रोड्स के सामने, रैंडी ओटन के सामने, जेकब फाटो के सामने। अब यहाँ पे एक नई थ्योरी निकल के आई है, स्पेकुलेशन ही आप इसे कह सकते हो, कि WWE पॉसिबली इसमें ऐड करने वाली है एलिस्टर ब्लैक को भी। जैसे हमने देखा था उन्होंने मेन इवेंट में हराया था रैंडी ओटन को, तो अगर उन्होंने रैंडी ओटन को हराया है जो कि बंदा आने वाला है इस मल्टी पर्सन मैच में, तो फिर उनकी भी एंट्री एक तरीके से बनती है। और यही मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती भाई, जब इनका मूड करता है, जब इनको स्टोरी में लगता है कि हाँ इसको यहाँ ऐसे लेके आना चाहिए, तभी लेके आ जाते हैं। एलिस्टर ब्लैक को इन्होंने इतना टाइम से भाव नहीं दिया, जब लोग कह रहे थे भाई कि इसके साथ कुछ करो, इसके साथ कुछ करो। अब ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि वो बहुत ज़बरदस्ती सा लग रहा है। तो पता नहीं, यही WWE की स्टोरी लाइन में आजकल प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जब इतना ज़्यादा WWE की स्टोरी लाइन को क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई ये स्पेसिफिक इतना क्यों ही इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पिछले कुछ टाइम का WWE का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, जो कि कितना ज़्यादा बढ़िया था भाई। रेसलमेनिया 40 के टाइम पे तो जो फीलिंग थी वो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के डेटा से, बॉडी से ही पूरी निकल चुकी है कि हाँ ऐसी भी कभी मैंने फीलिंग फील करी है WWE को देखते हुए। आप भी क्या ऐसा सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रोमन रेंस वर्सेस CM पंक के रेसलमेनिया के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की बात करें तो इसके लिए भी एक स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन ये है कि रोमन रेंस अपना वो जो एंट्रेंस थीम सॉन्ग है, जैसे अभी तो चल रहा है उनका आई एम द ग्रेटनेस चल रहा है, शायद उसका वही नेम है, लेकिन पहले उनका हेड ऑफ द टेबल वाला जो म्यूजिक था, पॉसिबली उसको वापस लेके आ सकते हैं विद हिज ओल्ड गोल्डन ग्लव, जो कि हमने रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले टाइम में देखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रोमन रेंस इस मैच में विक्ट्री ले रहे हैं, मतलब कि वो जीत रहे हैं, तो यानी कि वो अपना ट्राइबल चीफ वाला जो रेन है उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और WWE इस वे में ही इसको दिखाना चाहेगी कि देखो ये प्राइम रोमन रेंस जो है वो वापस आ गया है। अब देखो अभी अगर आप देखोगे तो मामला ये नहीं कह सकते किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि अगर इस मैच में कुछ केओस मचता है तो ये भी चांस है कि इस मैच में जो CM पंक है वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करें। लेकिन अगर आपने एंट्रेंस पे रोमन रेंस का पुराना वाला म्यूजिक सुन लिया और साथ में अगर गोल्डन ग्लव आ जाता है, तो समझ जाओ भैया आधे से ज़्यादा मैच ये ऑलरेडी रोमन रेंस के फेवर में है। बाकी अगर रोमन रेंस ने टाइटल कैप्चर कर लिया रेसलमेनिया के बाद, तो कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी रोमन रेंस की देखने के लिए, क्योंकि अब बंदे के पास चैंपियनशिप है। तो भले ही वो प्रीमियम आदमी है, तो उसको अपनी ये प्रीमियमनेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसको शोज़ पर आना पड़ेगा, जो कि फिर WWE की वीकली शोज़ को भी अच्छा बनाएगा। इस वजह से नहीं कि रोमन रेंस है वो और उसके पास टाइटल है, बल्कि इस वजह से क्योंकि जब ये चीज़ हमने पहले होती हुई देखी थी, तो वीकली शोज़ पर स्मैकडाउन में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
और उस टाइम पर मंडे नाइट रॉ को कोई पूछता भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि भाई स्मैकडाउन ही WWE का जो मेन फ्लैगशिप शो है। पॉल हेमन ने कुछ कमेंट किया भाई रेसलमेनिया के बारे में, रेसलमेनिया 43 के बारे में, और वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ 8 महीने तो वो इसी चीज़ में बिता रहे हैं कि WWE की जो रेसलमेनिया होने वाली है सऊदी अरेबिया में, उसमें क्या होने वाला है। यानी अभी से WWE की जो प्लानिंग है वो अगले साल की रेसलमेनिया के लिए शुरू हो गई है। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि हम रेसलमेनिया जो सऊदी में होने वाली है अगर उसको बुक करेंगे तो हमें और बेटर आइडिया लग पाएगा कि इस साल की रेसलमेनिया में हमको क्या करना है। और वो ये ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं कि सारा फोकस उनके अगले साल की रेसलमेनिया में है बल्कि इस साल की रेसलमेनिया में नहीं है। वो ये एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि हर साल हम चाहते हैं कि आज की जो रेसलमेनिया है वो अगले साल की रेसलमेनिया से बेटर और अगले साल की रेसलमेनिया से बेटर उससे अगले साल की रेसलमेनिया हो। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है कि क्या है, वो कोई मुहावरा भी है कि मतलब अब मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ऐसा कुछ मुहावरा है कि भाई बोलने की तो बड़ी बड़ी बातें लेकिन उसके बाद दिखता है तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। क्या है ऐसा मुहावरा भाई, मेरे दिमाग से ही उड़ गया बिल्कुल। हिंदी तो आजकल पता नहीं बेकार सी होती जा रही है, बता देना क्या था वो मुहावरा। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे खुद की स्टोरी लाइन तो ऐसी है और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी हाँ करे हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो अब वही है कि या तो इनके दिमाग में ऑलरेडी आ गया रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच, उसको ही वो पॉसिबल करने के लिए अपने पूरे जो है जी जान लगा रहे हैं। और अगर रोमन और रॉक की स्टोरी अगले साल की रेसलमेनिया में होने वाली है तो भूलना मत, मैंने आपको चैनल पे बताया था कि क्या पता रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस साल की रेसलमेनिया में भी हो जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े सपने जो है हमें नहीं देखने चाहिए, अभी तो सिर्फ हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ही बात कर सकते हैं। और फाइनली बात करते हैं द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर की, जो कि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में थे और हमको उनकी डेट्स पता चल गई हैं वो कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं। 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल और उसके बाद 13 अप्रैल। अब एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर ओपन चैलेंज ही करने वाले हैं रेसलमेनिया में तो फिर ये कैसा उनका स्टेटस है कि वो सारे ही शोज़ पर आएंगे। तो इन शोज़ पर आकर ब्रॉक लेसनर करने क्या वाले हैं, तो आपको देखो बहुत ही रैंडम चीज़ें दिखेंगी ब्रॉक लेसनर के साथ। और रैंडम से मतलब ये नहीं है कि वो बेकार होने वाली हैं। जैसा हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन ने बोला था कि उनको नहीं लगता कि किसी में भी दम है, तो मे भी आपको हो सकता है इन एपिसोड्स में आपको कुछ सुपरस्टार्स ब्रॉक लेसनर के जो चैलेंज है उसको आंसर करते हुए दिखें, लेकिन उनको रगड़ के रख दे ब्रॉक लेसनर। तो बहुत ही रैंडम चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रॉक लेसनर की ये वाली स्टोरी में। और मे भी हो सकता है क्या पता उनका ओपन चैलेंज सीधा रेसलमेनिया में जाके ही हो, या फिर रेसलमेनिया से पहले ही किसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें वो ओपन चैलेंज का आंसर करता हुआ बंदा दिखाई दे जाए और एडवांस में ही WWE रेसलमेनिया के लिए ये जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दे, जो कि ब्रॉक लेसनर का होगा। थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ये भी सोच के लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर जैसा तुम्हारे पास बंदा है और अब तक तुम सही से फिगर आउट नहीं कर पाए, मतलब तुम्हें ओपन चैलेंज करना पड़ा उसको अपोनेंट लाने के लिए। तो यहीं से पता चलता है कि WWE की क्या ही बुकिंग रही है। अब भाई पार्ट टाइमर बंदा पहले भी था ब्रॉक लेसनर, ऐसी बात नहीं है कि वो अभी है, लेकिन समझ लो आप मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही है, अब आने वाले एपिसोड्स में देखो काफ़ी फन होने वाला मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंसेस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें और सरप्राइजेज और थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर की इन एडवर्टाइज डेट्स के साथ में। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। नेचुरल टीन द गोट प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में दोनों में मिल जाएगा। आरपंत वाला कोड आप यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए डेली। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।